कंप्यूटर से मुराद हमारे पास एक ऐसी मशीन या एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम कोई चीज़ या कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं, वो उसके ऊपर डाटा या कोई भी प्रोसेसिंग परफॉर्म करती है और परफॉर्म करने के बाद हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करती है। उस डिवाइस को हम कंप्यूटर का नाम देते हैं। अगर हम कंप्यूटर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें, कंप्यूटर की एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन देखें, तो इसके अंदर हमें डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, जिसमें सिस्टम यूनिट होता है, स्क्रीन हो जाती है, मॉनिटर वगैरह होते हैं, प्रिंटर हो जाता है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर्स, स्पीकर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके साथ अटैच होती है। अगर हम कंप्यूटर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, या जिसको हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, तो इसके अंदर आपको ना बेसिक तौर के ऊपर 3 से 4 यूनिट जो है वो मिलते हैं। पहला यूनिट जो है वो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। दूसरा यूनिट जो है वो आपका मेमोरी यूनिट कहलाता है, जो कि हमारे पास रोम और रैम के ऊपर मुश्तमिल होता है। थर्ड यूनिट जो है वो हमारे पास आईओ यूनिट कहलाता है, जिसको आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूनिट का नाम देते हैं। और इसमें जो चौथा यूनिट हम कंसीडर करते हैं ना, वो आपका बसेस का कॉन्सेप्ट होता है, कि जिन्होंने आपके पास सीपीयू, मेमोरी और आईओ यूनिट के दरमियान इंटरेक्शन करवाना होता है। एक जगह से दूसरी जगह को डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए आप बसेस का सहारा लेते हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे पास सीपीयू आती है। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आईसीटी के अंदर गालबन आपने इसको बड़े तफसील के साथ पढ़ा भी होगा, सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन के तौर पे ले लेते हैं इसको। कंप्यूटर सिस्टम का वो हिस्सा होता है जहाँ पर आपकी तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होनी होती है ना, वो हिस्सा आपका सीपीयू कहलाता है। मतलब ये है कि ये आपके कंप्यूटर का ब्रेन के तौर पे काम कर रहा होता है। आम अल्फाज में हम इसको कहते हैं कंप्यूटर का ब्रेन, बल्कि आप इसको यूं समझें कि ये कंप्यूटर का सुपरवाइजर होता है। जिस तरह से किसी कंपनी के अंदर सुपरवाइजर होता है ना, जिसने कंपनी के अंदर होने वाले तमाम जो है वो फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करने होते हैं, इसी तरीके से बिल्कुल इसके ज़िम्मे भी यही काम होता है कि इसने जितने भी आपके कंप्यूटर के अंदर होने वाली जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ वगैरह होती हैं, कंप्यूटर के अंदर जितने भी फंक्शंस वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो इसी ने सीपीयू ने ही परफॉर्म करने होते हैं। ठीक होगी बात? उसके बाद वो दूसरे नंबर पे बात ये करता है कि जितने भी फंक्शंस होंगे, जितनी भी आपकी एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस वगैरह को एग्जीक्यूट करना होगा, मेमोरी से रीड करना है, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को आपने कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी होगी, ये सारे का सारा काम जो है आपके पास सीपीयू के पास होता है। सीपीयू को बताया जाता है, सीपीयू बल्कि काम करता है कि कैसे काम करना होता है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इसका तयन जो है वो आपके पास सीपीयू ने करना होता है। फिर हमारे पास मेमोरी का यूनिट आ गया था। मेमोरी के अंदर बेसिक तौर पे हमारे पास 2 इकसाम की मेमोरी होती हैं। एक को आप रैम का नाम देते हैं और एक को आप रोम का नाम देते हैं। रैम जो होती है बेसिकली तौर पे ये आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी का कॉन्सेप्ट इसको लिया जाता है। और ये रैम जो होती है ना, इसको आप यूँ समझें कि ये आपके पास टेम्परेरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है। जितनी भी आपके कंप्यूटर की इंटरनल, जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जब आप स्टार्टअप करते हैं आपके कंप्यूटर को, तो आपके कंप्यूटर की जितनी भी बायोस फाइल्स वगैरह होती हैं, वो सारी की सारी जो है वो आपकी रैम वगैरह के अंदर जो है वो उसने लोड होना होता है। मतलब ये है कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रक्शंस वगैरह हो रही होती है, जितनी भी आप अपनी एग्जीक्यूशंस वगैरह परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो सारी की सारी आपके पास रैम के अंदर आकर जो है वो स्टोर होनी होती है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहा जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको इसलिए कहा जाता है कि आप अपने मेमोरी के सेल को, किसी भी सेल को जो है वो रैंडमली जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। मतलब किसी भी जगह के ऊपर जाकर आप अपने डाटा को जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप इसमें एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है वोलेटाइल का और नॉन वोलेटाइल का। वोलेटाइल मेमोरी जो होती है बेसिकली तौर पे आपके पास ऐसी मेमोरी होती है कि जब आप अपने कंप्यूटर्स की पावर को ऑफ कर देते हैं ना, तो वो सारे का सारा डाटा जो है उसमें से आपके पास उड़ जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। इसके अगेंस्ट जो रोम होती है उसको हम नॉन वोलेटाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नॉन वोलेटाइल के अंदर बेसिकली तौर पे होता ये है कि अगर आप अपने पावर कंप्यूटर की पावर जो है वो टर्न ऑफ भी कर देते हैं, आप अपने कंप्यूटर की पावर को ऑफ भी कर देते हैं, तब भी जो है वो आपके पास आपके कंप्यूटर का डाटा जो है वो आपका सेव रहता है। इसकी एक बड़ी आसान सी और बड़ी
आम सी अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं, आपने एक वर्ड की फाइल जो है वो ओपन की, फॉर एग्जांपल आपने एक वर्ड की फाइल जो है वो ओपन कर ली है। अब उसके अंदर अगर आप देखें तो आपने स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने वर्ल्ड की फाइल जो है वो ओपन कर ली हुई है। आपने क्या काम किया, उस फाइल को आपने सेव नहीं किया। जब तक आपने उस फाइल को सेव नहीं ना करेंगे, वो उस वक्त तक आपके पास रैम के अंदर सेव रहेगी। आप उसके अंदर जितना भी डाटा कर लेंगे ना, जितना भी आप उसके अंदर डाटा वगैरह जो है वो सेव कर लेंगे, वो सारे का सारा आपके पास जितना बेशक आप उसके अंदर पूरे के पूरे 2 3 4 5 पेजेस लिख लें, वो सारा का सारा उसी वक्त आपके पास रैम के अंदर रहेगा। लेकिन जो ही आप क्या काम करेंगे, आप उसको कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे, वो सारे का सारा आपके पास जो है वो चला जाएगा आपके पास आपकी रोम के अंदर, और वहां पे आपका डाटा जो है वो सारे का सारा वहां पर जाकर सेव हो जाएगा। ठीक होगी जी बात। तो ये बेसिक तौर पे शॉर्ट टर्म में इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है कि रैम और रोम के अंदर आपका डाटा जो है वो परमानेंटली तौर के ऊपर भी सेव, रोम के अंदर जो है वो आपका डाटा जो है वो परमानेंटली तौर पे सेव हो जाता है, और रैम के अंदर जो डाटा है वो आपका टेम्परेरी तौर पर सेव होता है। फिर कहते हैं जब हम पीसीस की बात करते हैं कि रोम कंटेन अ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम कॉल्ड द बायोस that architects the loading the computer operating system from the hard disk drive into a RAM whenever computer is turned on or the रीसेट। मतलब ये है कि जब आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ना, तो जो स्टार्टिंग का प्रोसेस होता है वो बेसिकली तौर पे आपका बायोस का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर आपको अपने कंप्यूटर जो है वो स्टार्टिंग स्टेट के अंदर आ रहा होता है, जिसमें आपके कंप्यूटर का माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का या जो विंडोज का मोनोग्राम जो है वो आपके पास लोड हो रहा होता है। उस चीज को आप बायोस का नाम जो है वो देते हैं, और वो ये बेसिकली तौर पे आपकी हार्ड डिस्क के अंदर सेव होता है, लेकिन हार्ड डिस्क से इसको मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है, तो ये आपके पास जो है वो रैम के ही अंदर आकर जो है वो लोड हो रहा होता है। क्लियर होगी जी बात। यस सर। अगर हम मेमोरी की टाइप्स की बात करें ना, तो मेन तो दो ही टाइप होती हैं, रैम और रोम। इसके साथ एक और हमारे पास तीसरी टाइप भी होती है, किसी के ज़हन में है? दो ही टाइप हैं, इसकी कोई तीसरी टाइप नहीं, हमारे पास रैम और रोम दो ही टाइप होती हैं। आगे जो रोम है फिर वो आपके पास तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, पी रोम, डबल पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। इसी तरीके से रैम जो है ये दो बल्कि ये तीन के अंदर डिवाइड होती है, एस रैम, डी रैम और पी रैम जो है ये। अगर आप लोगों को याद हो और आईसीटी के अंदर आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हो, तो ये वहां पर आता है, कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ये चीज़, रैम और रोम की टाइप्स, मेमोरी की टाइप्स। यस सर, पढ़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ एस रैम और डी रैम पढ़ी हुई है हम लोगों ने। नहीं, इसकी एक थर्ड टाइप भी होती है रैम की ना। यस सर, पड़ी हुई है। और रोम की यस कितनी सर। टाइप्स पड़ी हुई हैं? सर थ्री। कौन कौन सी? सर पी रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईपी डबल रोम ई और रोम। डबल ईपी रोम, ठीक हो गया। तो ये भी इसके साथ ही आप लोग शामिल कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए आगे आसानी रहे, कभी अगर इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को याद होना चाहिए ये। ठीक होगी बात। इसके बाद ना आपके पास आयो यूनिट आता है। आयो यूनिट से बेसिकली तौर पे ना होता इसके अंदर ये सीन है, चले आपको यहाँ पे बताता जाऊँ। हम कंप्यूटर के साथ ना डिफरेंट किस्म की आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है ना वो कनेक्ट हुई होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका सीपीयू क्या करता है, सीपीयू ये चाहता है जी मैंने इस वक्त ना प्रिंटर की कमांड देनी है। तो अब सीपीयू क्या काम करेगा, सीपीयू डायरेक्टली जाके प्रिंटर के साथ राब्ता नहीं कर सकता। क्यों? कि हो सकता है कि जब आप सीपीयू अपना प्रिंट की कमांड के लिए उसको कोई डाटा देना चाहता हो, उस वक्त प्रिंटर ऑलरेडी बिजी हो, प्रिंटर कोई और काम टास्क वगैरह जो है किसी और की प्रिंटिंग का टास्क परफॉर्म कर रहा हो। तो इसलिए क्या होता है कि सीपीयू का या प्रोसेसर का ओवरहेड जो है यहाँ पर बढ़ जाता है अगर वो डिवाइसेस के साथ खुद जाके राब्ता करेगा। इसकी ना हम बड़ी आसान सी एग्जांपल यूं कह सकते हैं कि अगर कॉलेज का एक प्रिंसिपल है, ठीक है, अब कॉलेज का प्रिंसिपल जो है ना उसको अगर स्टाफ से कोई काम होता है ना, क्लास 4 का स्टाफ हो गया या जो उसका एडमिन स्टाफ हो गया या जो उसका टीचिंग स्टाफ हो गया, तो वो डायरेक्टली तौर पे उनको खुद नहीं बुलाएगा। उसने हर लेवल के ऊपर ना
एक रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर टीचिंग स्टाफ है तो उन्होंने वाइस प्रिंसिपल के थ्रू जो है वो कांटेक्ट करना होगा। इसी तरीके से नॉन टीचिंग स्टाफ है तो उन्होंने भी वाइस प्रिंसिपल के थ्रू जो है वो कांटेक्ट करना होता है। अगर आपका क्लास 4 का स्टाफ है तो उनका पहले से एक नुमाइंदा जो है वो उनका स्टाफ में मेंबर जो है, ये स्टाफ सेक्रेटरी जो है वो उनका जो है वो पहले से फिक्स कर दिया जाता है कि ये आपका स्टाफ सेक्रेटरी है जी। इसके थ्रू आपने अपनी जितनी भी कोई बात वगैरह होगी वो सारी की सारी आपने हमारे तक पहुंचानी है। तो वो बेसिकली तौर पे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी यही सेम सीन होता है कि अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर जो है, कोई भी डिवाइस है जिसको सीपीयू वगैरह एक्सेस करना चाहता है, तो उसके अंदर सीन ये होता है कि आपने एक अलहदा से ना यूनिट बना दिया जाता है। उस यूनिट को हम नाम देते हैं आईओ यूनिट का। अब आईओ यूनिट और सीपीयू के दरमियान जो है वो आपस में वर्किंग हो रही होती है। आईओ यूनिट और सीपीयू जो है वो आपस के दौरान दोनों आपस में इंटरचेंजिंग वगैरह या दोनों आपस के अंदर बातचीत करते हैं। सीपीयू को ये नहीं पता मेरे साथ कौन सी डिवाइस कनेक्ट है, कौन सी डिवाइस नहीं कनेक्ट। वो जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी अपने आईओ यूनिट के साथ जो है वो कनेक्ट होती हैं। सीपीयू ये कहेगा जी कि मुझे प्रिंट चाहिए किसी भी चीज का। अब आईओ क्या काम करेगा, आईओ प्रिंटर के साथ कांटेक्ट करेगा भी भाई मैंने आपसे प्रिंट लेना है, फ्री बैठे हो इस वक्त तो ये प्रिंट प्रोवाइड कर दो। अगर किसी और जॉब में होगा तो वो सीपीयू को थोड़ा सा बिजी करवा देगा, कोई सिस्टम कॉल वगैरह इशू कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसको कॉन्सेप्ट देते हैं सिस्टम कॉल इशू कर देते हैं। सिस्टम कॉल से मुराद होता है उसको वो बिजी की सिस्टम कॉल इशू कर देगा कि इस वक्त जो है वो मेरे पास डिवाइस बिजी है, आप अपनी जो अगली वर्किंग है वो एज इट कंप्लीट करते जाओ। तो बेसिकली तौर पे वो ये यूनिट होता है ना, जो कम्युनिकेशन यूनिट है सीपीयू के दरमियान और दूसरी आईओ डिवाइसेस के दरमियान, उस यूनिट को आप इनपुट आउटपुट यूनिट का नाम देते हैं। इसने कंप्यूटर के दरमियान और कंप्यूटर से बाहर वाली जो दुनिया होती है उसके दरमियान में जो है वो इंटरेक्शन करवानी होती है। जितनी भी आपकी इनपुट डिवाइसेस हो गई या जितनी भी आपकी आउटपुट डिवाइसेस होगी जिनको आप फ्री फिल या पेरीफिल डिवाइसेस का नाम देते हैं, ये सारी की सारी कंप्यूटर के साथ आईओ यूनिट के थ्रू जो है वो कनेक्टेड होती हैं। और आईओ यूनिट का ही काम ये होता है कि इसने सीपीयू के साथ जितनी भी वर्किंग या परफॉर्मेंस या जो आपका टास्क वगैरह होता है वो इसने परफॉर्म आउट करवाना होता है जी। क्लियर होगी जी ये बात? यहाँ तक समझ लग गई है? यस सर। ओके। अच्छा, ये नेक्स्ट जो आपके पास डायग्राम सामने एक नज़र आ रही होगी, ये डायग्राम जो है ना ये माइक्रो प्रोसेसर्स की एवेलुएशन है कि जब हमारे पास 1950s के दौर के अंदर से जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस वक्त कितने माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर एडवांसमेंट आती गई। कौन कौन सा माइक्रो प्रोसेसर का जो वर्जन है वो आया। स्टार्ट के अंदर 404 था, फिर 8008 आया, फिर 8080 आया। 8080 जो है वो हमारे पास काफ़ी कॉमन होता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, हम 8080 और 8086 को जो है वो फॉलो करते हैं क्योंकि ये सेकंड जनरेशन के जो थे वो हमारे पास प्रोसेसर माने जाते थे। फिर इसी तरीके से आगे चलते गए, पेंटियम 1 आ गया, पेंटियम 2 आ गया, पेंटियम 4 आ गया, फिर कोर टू डू वगैरह का कॉन्सेप्ट आया है, हेक्सा कोड कोर वगैरह जो है। इसके बाद अब कोर्स का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया है। प्रोसेसर वही है लेकिन उसके अंदर जो है वो कोर्स का इजाफा कर दिया गया है। और इसके एक्स एक्सिस के ऊपर तो आपको टाइमिंग नज़र आ रही है कि किस ईयर के अंदर आ रहा है, और जो इसका वाई एक्सिस है वो नंबर ऑफ जो है वो आपके नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को शो कर रहा है कि हर एक के अंदर आपके पास कितने जो है वो ट्रांजिस्टर जो है वो आपके पास इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक होगी जी बात? अब यही हमारे पास है, देखिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कंप्यूटर साइंस का। अगर देखा जाए फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन, तो आज तक हमारे पास जो है वो सिर्फ 5 जनरेशन जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। फर्स्ट जनरेशन जो थी वो 1955 तक रही है। इसके अंदर जो मेजर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती रही है वो आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स का था। सेकंड जनरेशन के अंदर आपके पास इस्तेमाल होता रहा है ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन जो थी इसके अंदर आपके पास आईसीज इस्तेमाल होते रहे हैं। फोर्थ जनरेशन जो है इसके अंदर आपके पास ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल होते रहे हैं। और फिफ्थ जनरेशन जो है इसके अंदर भी आपके पास जो है वो ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल होते रहे हैं। लेकिन फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के अंदर इस फर्क ये आया कि फोर्थ के अंदर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल होते रहे, और फिफ्थ जो है इसके अंदर आपके पास अल्ट्रा लार्ज जो है वो इस्तेमाल होते रहे। यार ये राइटिंग वगैरह ना लिखें, अगर मैंने आप लोगों को कोई परमिशन वगैरह दी हुई है ना किसी भी चीज़ की तो थोड़ा